हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। आई एम श्योर आपने इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियोस कई बार देखे होंगे जिनमें एक ही कैटेगरी के डिफरेंट टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को आपस में कंपेयर किया गया ऑन द डिफरेंट बेंचमार्क जस्ट टू फाइंड आउट कि उनमें से बेस्ट फंड कौन सा है। और आई एम श्योर अगर आप किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो तो आप भी कभी ना कभी इस तरीके के वीडियोस जो है उसको जरूर से देखते होगे। इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि हम हमेशा एक कैटेगरी के मैक्सिमम एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट अगर आप एक्चुअल लास्ट 10 ईयर्स का इंडियन म्यूचुअल फंड का डेटा देखो तो वो डेटा हमें कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर देता है। जहां पर डेटा हमें ये बताता है दैट अगर आप एक सर्टेन कैटेगरीज में मोर देन वन फंड रखते हो तो वो आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है इन द लॉन्गर रन। तो क्या है वो डेटा और वो कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर एक्चुअली में डेटा सजेस्ट करता है कि इफ यू कीप मोर देन वन फंड्स इन योर पोर्टफोलियो तो आपको पोर्टफोलियो के लेवल पर बेटर आउटकम्स देखने को मिलेंगे। सो यही आज की इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक स्मॉल डिस्क्लेमर बता दूं कि इस पूरे वीडियो में अगर हम कोई डिफरेंट फंड्स का नाम भी ले रहे हैं तो वो केवल हम एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्लीज इसको किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा और किसी भी तरह के डिसीजन को लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से डिस्कस करिए। सो वीडियो के स्टार्टिंग हम सबसे पहले हमारे डेटा पॉइंट सही करते हैं। सो हमारा ये जो डेटा है ये अपीवा इंडिया ईयर एंड 2025 का डेटा है। इसमें इन्होंने यहाँ पर साफ ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप लास्ट पूरे डेकेड का डेटा देखो यानी दिसंबर 2025 में जो डेकेड ओवर हुआ 2015 से 2025 तक का, इसमें अगर आप इंडिया के एक्टिवली मैनेज फंड की परफॉर्मेंस देखो तो सबसे पहले अगर आप लार्ज कैप फंड्स का केस देखो तो लास्ट 10 ईयर्स में क्लोज टू 80% ऑफ द जो लार्ज कैप फंड्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस के मामले में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। सिमिलरली मोर देन 80% ऑफ द ईएलएसएस फंड में अपने अपने जो बेंचमार्क है उनको परफॉर्मेंस के मामले में अंडर परफॉर्म किया है इन द 10 ईयर्स होराइजन। बट व्हाट मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग वो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के केस में भी देखो अगर आप जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उसमें से क्लोज टू 80% फंड्स ने 10 ईयर्स के विंडो में अपना जो बेंचमार्क है उसको अंडर परफॉर्म किया है। अब ये काफी सारे लोगों को शॉकिंग क्यों लग सकता है कि बिकॉज लास्ट 4 to 5 ईयर्स में मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट मार्केट्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेगमेंट रहा है। अब यहाँ पर ये डेटा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोल रहा है कि लेट सपोज अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें 5 फंड्स हैं तो इन 5 में से 4 जो फंड्स है वो अपने बेंचमार्क को भी रिटर्न्स के मामले में बीट नहीं कर पाएंगे इन द 10 ईयर्स विंडो। अब लेट सपोज अगर आपने एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और उस फंड की आज आपने रैंकिंग देखी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में वो नंबर 1 पे है। बट वी ऑल नो कि आपने कई सारे ऐसे फंड्स देखे पिछले कुछ टाइम में जो नंबर 1 की रैंक से 2 से 3 सालों में ही नंबर 15 या 20 की रैंक पे आ जाते हैं बिकॉज हर जो फंड है उसका सेपरेट एक काफ़ी अच्छा टाइम भी आता है और कई टाइम में वो काफ़ी अंडर परफॉर्म भी करता है। तो आप वो चीज़ जज नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर मान के चलिए अगर आपने एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा तो इसकी हाईयर चांसेस है कि वो 80% की कैटेगरी में आए जो अंडर परफॉर्म करे। और यहीं पर अगर आपने 2 फंड्स रखे इन दिस मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड फंड वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और क्या इसका मतलब है कि बिकॉज लार्ज कैप के केस में और इवन ईएलएसएस के केस में भी हमें 10 ईयर की विंडो में मोर देन 80% जो फंड्स है वो एक्टिवली मैनेज फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं अपने बेंचमार्क को, तो क्या इन दो कैटेगरीज में भी या फिर अदर डिफरेंट कैटेगरीज में भी हमें दो फंड्स ही रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप किसी कैटेगरी को मोर देन वन फंड रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तो वहां पर आपके लिए एक पैरामीटर को देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और वह है फंड का ओवरलैपिंग परसेंटेज। और ये मैं क्यों कह रहा हूं बिकॉज मान के चलिए अगर आपने एक लार्ज कैप लिया या फिर कोई भी अदर कैटेगरी ली और उसमें अगर आपके ओवरलैपिंग परसेंटेज 25 या 30% से ऊपर है यानी 30% ऑफ योर फंड जो 2 फंड आपने लिए वो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स रखे हुए हैं तो ऐसे में आप डबल रिस्क ले रहे हो। बट आपके केस में जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज 30 to 40 जो स्टॉक्स हैं वो तो सिमिलर है। तो ऐसे में एक्चुअली में आप रिस्क को डाइवर्ट करने की जगह और भी ज्यादा रिस्क ले रहे हो अपनी सेम इन्वेस्टमेंट पे। तो अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स के ओवरलैप मैप पे आपको लेके चलता हूँ जो कि आपको ये बताएगा कि एवरेज और मिनिमम केस में जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो कितना ओवरलैप करती हैं। तो यहाँ पर इस पूरी टेबल में आप सबसे पहले देखिए लार्ज कैप के केस में। तो लार्ज कैप के केस में जो एवरेज ओवरलैपिंग ऑफ फंड है वो 45% के क्लोज है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए इंडिया में अगर आप प्योरली लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स देखोगे ना तो उसमें से इंडिया में जो टॉप 100 कंपनीज है वही लार्ज कैप्स में आती हैं। अब सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी लार्ज कैप फंड के केस में मिनिमम मैंडेटरी होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो अपना लार्ज कैप्स में ही रखे। तो ऐसे में अगर उसका क्लोज टू 100 कंपनीज में ही सिलेक्शन रहने वाला है तो उसके जो ओवरलैपिंग के फंड के चांसेस है कि अगर आप 2 फंड चूज करते हो तो उसके जो ओवरलैपिंग के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि एवरेज ओवरलैपिंग ऑफ द लार्ज कैप फंड्स वो 45% निकल के आता है। और हमारा कंफर्टेबल जो रेंज मैं मानता हूं वो है कि 25% या 30% से जो कम है उससे कम ही ओवरलैपिंग परसेंटेज रहना चाहिए। अदरवाइज आपके केस में आप काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हो और उसका उतना आउटकम आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो लार्ज कैप्स का जो हायर ओवरलैपिंग है ये चीज़ हमें बताता है कि अगर हम अपनी कैटेगरी या फिर अपने पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप्स को रखे हुए हैं तो उसको हमें एक से ज़्यादा फंड नहीं रखना है। सेकंड कैटेगरी आती है बैंकिंग जैसे सेक्टर की यानी थीमेटिक फंड्स की। तो थीमेटिक में भी बैंकिंग, फार्मा और टेक्नोलॉजी, जो ये तीन सेक्टर के फंड्स हैं या फिर थीम के फंड है, इनमें भी जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें भी अगर आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्ट करते हो थीमेटिक फंड्स में तो आपको एक से ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। अब आते हैं वो कौन से ऐसे फंड है जिनके केस में ओवरलैपिंग परसेंटेज ड्रास्टिकली कम है, जितना ज़्यादातर लोगों ने एज्यूम भी नहीं किया था। सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल फंड्स। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल फंड जो कि ज़्यादातर यूएस मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो स्टॉक्स का यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा होता है। इस वजह से अगर आप देखोगे कि एवरेज ओवरलैपिंग परसेंटेज केवल 4.67 का है। यानी आपके केस में अगर आप दो फंड्स रखते हो या फिर इस कैटेगरी में तीन भी रखते हो फंड्स, तो भी आपकी ओवरलैपिंग जो हो उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है और आपके केस में डाइवर्सिफिकेशन आपको बेटर मिलता है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे। सेकंड आता है स्मॉल कैप, जो कि हमने जस्ट डिस्कस किया कि स्मॉल कैप में एवरेज ओवरलैपिंग 12% का है। तो अब इसका भी सिमिलर रीजन है कि बिकॉज स्मॉल कैप के केस में एक वास्ट यूनिवर्स ऑफ स्टॉक आ जाता है। बिकॉज फर्स्ट 100 स्टॉक जो कि लार्ज कैप होते हैं, नेक्स्ट 150 स्टॉक जो कि मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, इनके बाद जो सारे ही स्टॉक्स बचते हैं वो सारे आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। और उसमें भी अगर आप अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स देखो तो 500 स्टॉक से भी ज़्यादा का आपको यूनिवर्स देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में बिकॉज फंड मैनेजर के पास चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर ऑप्शन ज़्यादा होते हैं एक स्टॉक को चूज करने के लिए, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग एक्चुअली में स्मॉल कैप में एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आप मोर देन वन फंड अपने पोर्टफोलियो में रखो। अदर देन दिस अगर आप मल्टी कैप का देखो तो मल्टी कैप के केस में भी एवरेज ओवरलैप आपको 21% का देखने को मिलता है, जो कि स्टिल 30% से कम है। यानी मल्टी कैप के केस में भी आप मोर देन जो वन फंड है वो अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हो। पर यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि यार लेट सपोज अगर हम एक स्मॉल कैप फंड लेते हैं और उसमें अगर हम मोर देन वन फंड अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, तो अगर एक फंड हमारा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और दूसरा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो या फिर स्मॉल कैप के जो रिटर्न है वो इससे इंपैक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर दो फंड्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि इंडिया की स्मॉल कैप कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग फंड रहा है, जिसने 2014 से 2024 के बीच में क्लोज टू 27% के XIRR के रिटर्न दिए हैं। वहीं हम दूसरा फंड लेते हैं जो कि इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग नहीं रहा है, जो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसने क्लोज टू 18% XIRR के रिटर्न दिए हैं इसी ड्यूरेशन में। अब सपोज करके चलिए अगर हम पैसा अपना डालते हैं दोनों ही फंड्स में, तो हमारा जो पैसा है मान के लिए अगर 50-50% डिवाइड होगा तो ओवरऑल हमारे जो रिटर्न्स है वो 22.5% XIRR के आ जाएंगे, जो कि अगर हम केवल निप्पॉन इंडिया में डालते तो ज़्यादा भी सकते थे। ट्रू, बट द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आपका पैसा जो कि एक्सिस में डलता, अगर एक्सिस की अगर आप चूज करते, जो कि आज से कुछ टाइम पहले तक इंडिया के स्मॉल कैप कैटेगरी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड था, तो यही आपके रिटर्न्स गिर के 18% पे आ जाते। तो यहाँ पर डिसाइड आपको ही करना है कि आपको काफी ज्यादा हाई रिस्क लेके 27% रिटर्न्स को टारगेट करना है, जिनकी मिलने की एक्चुअली पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेटा वाइज कम है, या फिर आप चाहते हो कि आपको 22.5% रिटर्न्स मिले पर उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। अब यहाँ लेट सपोज आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में ही दो अलग अलग फंड्स को चूज किया। अब आपको नहीं पता कि कौन सा फंड किस ड्यूरेशन में कैसी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब मान के चलते हैं आगे ड्यूरेशन में मार्केट में टर्बुलेंस आता है और एक फंड जो है वो दूसरे फंड के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यहाँ पर आप धनकेश जो कंडीशनल एसआईपी है उसके फीचर का यूज करके अपने लिए बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं इन द लॉन्गर रन। कैसे? आपको अपने जो एक फंड है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही उसकी एसआईपी को थोड़ा रिड्यूस करके उस अमाउंट को स्टेप अप के फॉर्म में हर मंथ अपने जो दूसरा फंड है उसमें स्टार्ट कर देना है या फिर इंक्रीज कर देना है। कैसे, चलिए बताता हूँ। डायरेक्टली आप धन के ऐप पे जाइए, धन ऐप पे जाके आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर मान के चलिए ये वो स्टॉक है जिसमें हमें अपनी जो एसआईपी है उसको हर मंथ बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको एसआईपी प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। नॉर्मल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है, उसके नीचे स्टेप अप अमाउंट आप कितना चाहते हो वो भरना है, कितने मंथ तक ये जो स्टेप अप है एडिशनल वो आप उस मंथ अमाउंट उस एसआईपी में चाहते हो डालना वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और डेट सिलेक्ट करनी है एसआईपी की, और यहाँ पर इन्वेस्ट एस एसआईपी प्लस पे क्लिक कर देना है और आपका ये जो एडिशनल एसआईपी का अमाउंट है वो धन के ऐप के थ्रू इसमें जाता रहेगा। तो अगर आप इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फीचर्स का भी यूज करना चाहते हो तो अभी जाइए धन के ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पर फाइनली हम कंक्लूजन के लिए सारी ही डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स को डेटा के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। रेड कैटेगरी जिसमें आपको केवल एक ही फंड सिलेक्ट करना है, येलो कैटेगरी जिसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन में आप एक से ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, और थर्ड आता है ग्रीन कैटेगरी, जिस कैटेगरी के फंड में अगर आप एक से ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो ये एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो को हेल्प करेगा। सबसे पहले आते हैं लार्ज के फंड, जो कि रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपको एक ही पोर्टफोलियो में अपने फंड रखना है और एक से ज़्यादा अगर आप रखते हो, जैसा हमने देखा, ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के थीमेटिक फंड्स के केस में ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, वन फंड।
फार्मा सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, इन सभी में डेटा ये बताता है कि इनकी ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनकी अगर आप मोर देन वन फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो ऐसे में आपको जो रिस्क के चांसेस है वो एक्चुअली में ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड आता है येलो जोन। अब ये थोड़ा ट्रिकी जोन है, बिकॉज येलो जोन हमें ये बताता है कि अगर आपके केस में एक पर्टिकुलर टाइप का फंड आपका या फिर पर्टिकुलर टाइप का आपका पोर्टफोलियो है, तब दो फंड्स आपके सेंस बनाते हैं। जैसे कि फ्लेक्सी कैप के केस में अगर ओवरऑल अगर आप ओवरलैपिंग परसेंटेज देखोगे तो वो 20 to 35% के बीच में रहता है। पर ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है, फॉर एग्जांपल 25 लाख या फिर उससे ज़्यादा का है, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप के केस में दो फंड सेंस बनाते हैं। अदरवाइज अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप एक ही फंड रखिए। अदर देन दिस मिड कैप्स की अगर आप बात करोगे, सिमिलर स्टोरी है। ओवरलैपिंग परसेंटेज इसमें थोड़ा कम है, बट इसमें भी उतना ज़्यादा कम नहीं जितना आपको स्मॉल कैप के केस में देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में भी अगर आपको पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो आप एक से ज़्यादा मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। वो ज़्यादा बेटर आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देगा, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। अदर देन दिस थीमेटिक फंड के केस में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेगमेंट है, इसको भी आप बड़े पोर्टफोलियो होने पे ही एक से ज़्यादा फंड्स रख सकते हो। स्पेशली ग्रीन जोन में आ जाते हैं हमारे स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा फंड रखते हो तो ये टेक्निकली और डेटा वाइज ज़्यादा सेंस बनाता है। सेम आ जाते हैं इंटरनेशनल फंड्स, और तीसरा जो केस है वो मल्टी कैप फंड्स का है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.